बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी कमेंट्स, क्रिटिसिज्म और आपकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि जी जो मैं आयत है मैं गलत पढ़ता हूँ, मैंने यूट्यूब पे जाके उसको बार बार सुना। कोशिश है कि अगर मैं आज पढ़ूंगा तो सही पढ़ूंगा। और हमारे जनाब आज के मेहमान हैं जनाब हफीज़ साहब। हफीज़ खान साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। मैं उस दुआ से शुरू करता हूँ जी। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब आने का। बड़े ज़बरदस्त आपका प्रोग्राम पिछला गया है, मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम गया है। बहुत कमेंट्स आए हैं, बड़ी लोगों ने तायीद की है आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट की। तो हम अपने नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त फीडबैक दिया आपके प्रोग्राम का हफीज़ साहब। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं वाकई शाह जी शुक्रिया अदा करता हूँ आपके सामीन का और उन दोस्तों का और पुराने चाहने वालों का जिन्होंने इज़हार किया। अब बड़ा इनकरेजिंग होता है जी। अपनी तरफ से वही कोशिश करेंगे। मैं अपना आर्टिकल को भी स्ट्रेट टॉक करता हूँ और यहाँ भी यही कोशिश करूँगा। सच्ची बात कहने में आसानी होती है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सर, आज की जो मेन मेरी नज़र में हेडलाइन न्यूज़ है, एक तो आपका आर्टिकल जो आपने अभी लिखा है गवादर के मुतालिक और कि ये सारा जो एक्शन हो रहा है इमरान के खिलाफ, ये इसके पीछे क्या वजह है, उसको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। जो काज़ी फ़ाइज़ साहब आए हैं, नई उन्होंने तकरीरियाँ की हैं, उनके मुतालिक कुछ करेंगे। ये मैं कुछ आपको शेयर करूँगा जो मेरे पास खबरें आई हैं बहुत बड़े ताजिरों से। बिज़नेसमैन, ताजिर तो ट्रेडर होता है, बहुत बड़े जो अरबपति, खरबपति बिज़नेसमैन है पाकिस्तान में, उनके उनकी तरफ से क्या मेरे पास खबर आई है कि उनकी क्या सोच है और वो किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान को। और आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछूँगा कि ये जमूद कैसे टूटेगा? तो सबसे पहले सर ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा के पास आते हैं। इमर्जिंग न्यूज़ है, हलफ़ ले जी। लिया है, बेगम को साथ खड़ा किया है और फुल कोर्ट भी बना दिया है उन्होंने। ये जो सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के लिए जिसकी कल समाअत होगी। तो व्हाट्स योर टेक ऑन काज़ी फ़ाइज़ ईसा के इनका जो भी 11 महीने का दौर है, वो कैसे गुज़रेगा? तभी इनका ये जो 11 महीने तो नहीं, मेरा ख्याल 13 महीने टोटल बनते हैं। उसमें जो पहला महीना है वही इनको डिफाइन कर देगा, क्योंकि जो बहुत से मामलात हैं जो बिल्कुल, या तो पंजाबी में कहते हैं, धक्के पे आए हुए हैं, जो कि क्लोजर की तरफ जा रहे हैं, तो इनको टेक अप करने पड़ेंगे और ये अपने आप को डिफाइन कर देंगे। ये 2-3 जो अहम मुकदमात में, उसी में पता चल जाएगा कि हम किस तरफ चल रहे हैं जी। तो और वो जी। बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। आदमी जब कोई शुरू करे तो उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको हिम्मत दे, ताकत दे, मजबूती दे, ताकि वो सही फैसले कर सके। बिल्कुल ठीक है। हफ़ीज़ साहब कोई 6-7 केसेज़ हैं मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में, जो जी। उनको डिफ़ाइन करेंगे बहुत ही जल्द, शायद महीना 2 महीने लगेगा। एक ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट है। इसके तहत ये हमें याद रखना चाहिए कि ये इसलिए नहीं लाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ताकत को कम करके एक बड़ा कोई एक इसको लेवल किया जाए। ये इसलिए था कि अता बंदयाल साहब से सुओ मोटो का पावर छीन ली जाए जो पीडीएम को होता है। ये तो इनका इस पे क्या फैसला होता है? 8 मेंबर बेंच ने इसको प्रोसीजर एक्ट को ख़त्म कर दिया था। एक उनमें से चले गए हैं, 7 रह गए हैं, पीछे हैं 7, बाकी 14 हैं इस वक़्त। तो देखते हैं कि वो पिछले 7 जो थे, वो वही स्टांस रखते हैं और फ़ाइज़ ईसा के साथ जो 6 हैं, वो रखते हैं। तो ये क्या फिर टाई होगी इसकी वर्डिक्ट क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग इसके ऊपर है। दूसरा सर इनका जो मिलिट्री ट्रायल्स वाला है, बिकॉज़ अच्छा जी, काज़ी इस पे ही बात कर लें। ये प्रैक्टिस एक-एक जी, करके कर जी, जी, लेते हैं। प्लीज़, हाँ जी। प्लीज़, प्लीज़। ये जो है ना जी, प्रैक्टिस और प्रोसीजर आपने बड़ा ये क्लियरली डिफाइन किया है। ये पर्सनल स्पेसिफिक था। तो इसकी अगर तो वो ये इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, तो इसका मतलब ये अपने पर खुद उतर रहे हैं और शायद इनकी यही ख्वाहिश हो। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक़्त ये कोई इतना मीनिंगफुल
वैसे रहा नहीं। लेकिन देखते हैं जी, ये अगर एक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है, यानी ताकत का मुकाबला है, तो उससे पता चल जाएगा। इससे ज्यादा नहीं, जो दूसरों की आप बात करने लगे हैं सर, जारी रखिए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नहीं, 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 प्लीज़ जी साहब मैं तो सिर्फ़ कॉन्टेक्स्ट बैकग्राउंड देता जी हूँ, अब जी जी प्रोग्राम तो ये आपका है। जी दूसरा है जी मिलिट्री ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस कोर्ट सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल। इनका जो माज़ी है वो बहुत सख्त खिलाफ रहे हैं वो फौज की हाकमियत, उसका कब्ज़ा, फौज की इन्फ्लुएंस का और ख़ास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स पे। जब ये 22वीं सॉरी 21वीं और 23वीं अमेंडमेंट आ रही थी, इनका कॉन्ट्रेरियन फैसला था, माइनॉरिटी जजमेंट था कि मैं नहीं इस कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को एक्सेप्ट करता हूं जो कि इजाजत देती है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में हो। तो ये इनका बैकग्राउंड है। अब देखते हैं इनके पास जब ये केस आता है क्या होगा। इसके बाद सर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट्स की गई थी, पार्लियामान में 9 बंदे कहते थे, वो स्पीकर पीछे से बोलता था ऑल दोज हू से आए, तो 9 बंदे कहते थे आए, तो जनाब वो बिल पास हो जाता था। 9-9 बंदों ने सर ये कोई 15-16 बिल पास किए और एक रूमर चला हुआ था कि उन्होंने हर बिल पास करने के लिए शायद 1 करोड़ या पता नहीं 4 करोड़ रुपया लिया था, जो बैठ के आए कहते थे। तीसरा चौथा सर ये है जो नैब केस का अभी फैसला आखिरी दिनों में इन्होंने किया है, बंदयाल वाले बेंच ने 2-1 से। ये उसको रिव्यू करके इसको खत्म करते हैं और पिछला नैब जो लॉज है बहाल करते हैं या इसको ये यहाँ से निकालते हैं। पांचवा इनका है सर इलेक्शन के ऊपर, 90 दिन में होने थे, 6 नवंबर को होने चाहिए कानून के मुतालिक, आइन के मुतालिक। वो पिटिशन जरूर आएगी, उसमें भी ये देखते हैं कि ये क्या करते हैं। और अरशद शरीफ के कत्ल का केस भी सर सुप्रीम कोर्ट के सामने था, उस पे कोई खातिर खा आगे बात नहीं बढ़ी, उसके ऊपर भी देखते हैं क्या करते हैं। और आखिरी सर एक पिटिशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की जो तैनाती है आसिम मुनीर की, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर की, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। ये पहले रिटायर हो चुका था 9 अक्टूबर 2022 को, ये 27 नवंबर तक कैसे आया। और जो पहली समरी भेजी थी बाजवे ने 27 नवंबर को या 26 को, उसमें इसका नाम भी नहीं था, हालांकि ख्वाजा आसिफ कहता है हमें मिली नहीं, वापस भेजी गई, उसको कहा इसका नाम डालो, फिर इसका नाम डाला। वो 28 को गई है, तो असूली तौर पर अगर 27 को रिटायर, तो रिटायर हो चुका था 27 को। तो ये सर मेरी नज़र में चंद ऐसे केस हैं जिनसे हम फ़िल्टर करेंगे कि फ़ायज़ ईसा एक कानून और आइन का अपहोल्डर है या ये फ़ौज का टाउट है। चलिए, बड़ी मजे की बात है। मैं थोड़ा सा इसको जरा लोकलाइज करूं, लोकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फतेह खान बंदयाल साहब, जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो हमारे बहुत रिटायर हुए हैं, उन्होंने वही हरकत की है कि जहां वो बिलोंग करते हैं ना सर, ये इलाका सून केसर का कहलाता है जी। वहां पे वो पंजाबी की मिसाल है जी, 100 सुनारी के लोहार भी। तो वो जाते जाते उन्होंने सारा ये जो पिछला इन्होंने अप्रैल से शुरू किया घपला, और जनरल बाजवा के साथ मिलके, और फिर वो आगे बढ़ता रहा, उसके सारा जो उसका एसेंस था, जो उसकी निचोड़ था, वो तो यही था कि जी इनके खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी के मुकदमात हैं उनको खत्म किया जाए और उनको दाखिल दफ्तर किया जाए, और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री चले जाएं। तो वो एक स्ट्रोक में वो सारा तबाही फेर गए जी। अब कौन जज होगा या चीफ जस्टिस होंगे या और कौन होंगे, जो कि देखें, ये एक ऐसी बात है जो कि लोगों के दिल में बैठ चुकी है। ये जो करप्शन है और ये के खिलाफ इन लोगों ने की है, ये इतनी आसानी से लोग भूलने वाले नहीं, बल्कि उनके दिलों में सरियत कर गया। तो अगर उसका बर्बादी होती है उस एक्शन की, तो फिर तो ये बिल्कुल मुंह पे कालक मलने वाली बात होगी जी। इस मुल्क को इस दलदल से निकालने में ये एक बहुत खूबसूरत उन्होंने स्ट्रोक खेला है, और मैं उम्मीद करता हूं कि गिवन हिज बैकग्राउंड और उनकी एक
अप्रोच, इस चीज़ पे वो एक फ़र्म स्टैंड लेंगे और उनके साथी चाहे वो फुल कोर्ट बनाएँ या कुछ भी करें, ये पाकिस्तान के लिए एक वाटरशेड या जिसको आप कहते हैं एक फैसला कुन एक मुकदमा है जिसमें बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा, बहुत कुछ। बहुत शुक्रिया हफ़ीज़ साहब जी, बिकॉज़ ये आपने जो बात सही की, मेरे जो बहुत सीनियर लॉयर्स हैं, कुछ रिटायर्ड जजेस हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ, वो काज़ी फ़ायज़ ईसा के मुतालिक एक बात करते हैं कि वो पैदाइशी तौर पर 3 स स्टेक होल्डर से बहुत नफ़रत करता है। एक अफ़वाज पाकिस्तान की आमरीत, एक आसिफ ज़रदारी और एक बेनज़ीर भुट्टो। अब ये पता नहीं ये बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ ज़रदारी से क्यों करते हैं, शायद करप्शन की वज़ह से करता होगा। लेकिन आमरीत के खिलाफ और इनकी जितनी जजमेंट्स है ना पिछली, फैज़ाबाद वाली आप देख लें, मिलिट्री कोर्ट्स वाली आप देख लें, आईएसआई की के खिलाफ इन्होंने बड़ी जजमेंट्स दी हैं कि जी वो इस तरह नहीं करना चाहिए। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी ये अनप्रेडिक्टेबल आदमी है। ये इसका कुछ पता नहीं कब ये क्या कर ले। अ, छोटी-सी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की बात बताता हूँ, हालाँकि छोटी-सी बात है, अपनी बेगम साहिबा को साथ लाके खड़ा कर दिया। अब ये इनका ज़ाती फ़ेल था, इन्होंने कहा होगा कि जी आएँ आप मेरे साथ खड़े हो। ये जितने इस तरह की ओथ टेकिंग सेरेमनीज़ होती हैं सर, इसके कवायद और ज़वाबित होते हैं। उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि द फैमिली विल स्टैंड नेक्स्ट टू द पर्सन। अमेरिका में होता है, बीवी खड़ी होती है, बच्चे खड़े होते हैं जब वो ओथ लेता है। लेकिन इन्होंने वो कवायद ज़वाबित तोड़ा और अपनी धौंस करके बेगम को बुला लिया। लोगों ने कहा जी बेगम को इसलिए बुलाया कि ये बता रहे हैं कि मैं औरतों के हकूक के लिए बहुत एक सिंबलिज़्म ये भेज रहा हूँ। मेरा ख़्याल ये नहीं है। मेरा ख़्याल है उन्होंने लोगों के मुँह पे एक चपेड़ मारी है उन लोगों के जिन्होंने इनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया था, जिसमें इनकी बीवी मुलविस थी, जिसके अभी तक एक बहुत बड़े सवालिया निशान है कि उसके पास पैसे कहाँ से आए, जिससे उसने ये 3-4 जायदादें जो हैं लंदन में खरीद। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स आदमी है, इनका हमें पता नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत फैसला कुन ये जजमेंट थी अता बंदयाल साहब की। तो अगर इसको ये नहीं रखेंगे तो मुँह पर कालक मलेंगे। चलिए देखें, ये पहली बात कि बेगम साहिबा को साथ खड़ा किया या ना किया। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। ये अंग्रेजी में मैं कह रहा हूँ, इसकी आप तर्जुमा कर बेहतर मेरे से कर सकेंगे कि उन्होंने एक बात को बड़ा क्लैरिटी के साथ सामने रख दिया है कि हाँ भाई, इनके पीछे आए थे, ये देखो कहाँ खड़ा हूँ। ये एक नेचुरल रिएक्शन है जो कि एक बंदा, एज यू सेड, के जो बड़ा हिसाब किताब रखता है इज्जत और बेइज्जती के मामले में। तो मेरे हिसाब से तो एक उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट दी है कि भाई अब मैं आ गया हूँ, तैयार हो जाओ। एंड मेरा ख्याल सबको रहना चाहिए। मेरी कुछ सीनियर लॉयर्स से जो हमारे हम असर हैं या हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, सब ने ये कहा है कि यार ये पूरा मौका इनको देना चाहिए। आप इसमें रिलेशनशिप मैनेजमेंट में कुछ बंदयाल साहब से गलतियां हुई, कुछ इनकी सख्ती आगे आई, उसकी वजह से बर्बादी ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट बट गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 3-4 आपने केसेस किए हैं, मेरा ख्याल जो 3 डिसाइसिव हैं जी, उसमें बल्कि 4 हैं जी। ये नैब का केस, ये सीक्रेट एक्ट जो कि बगैर अप्रूवल के दबाया हुआ है इन्होंने, ये जो आर्मी ट्रायल्स का है जो बगैर अप्रूवल के दबाया हुआ है, और ये जो चौथा जो है कि जी 90 दिन के इलेक्शंस, ये 4 चीज़ें हैं। इनमें से जिस तरह ये आगे मूव करेंगे डिफाइन हो जाएगा कि हम किस तरफ जा रहे ठीक है जी। काज़ी फ़ायज़ ईसा को ज़रा थोड़ा आराम करने हैं। जी, देते हैं। अब सर जी, आगे चलें, आपने एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लिखा मैं पढ़ रहा था, उसमें जी, आपने जो हमारा इंटरनेशनल सिनेरियो है उसको पेश किया है गवादर के हवाले से जी, और उसमें फिर आपने एक और बात भी की, 2 चीज़ें पॉइंट्स थे आपके, ये बात की चाइना का और दूसरा आपने बात की जो अमेरिकन एम्बेसडर किया, सॉरी एक बात इसमें अमेरिकन एम्बेसडर किया गवाद, दूसरी बात आपने की कि ये जो कार्रवाई की जा रही है 9 मई के केसेस के ऊपर ख़ास तौर पे जी, एक आपने नाम लिया हसन न्याज़ी का, जो जी, जिनके आपके बहुत करीबी दोस्त के ये साहिबज़ादे हैं और उसको जी, ये कहा गया कि उसने एक पतलून उठा के दिखाई, पता नहीं पतलून कोर कमांडर थी या किसकी थी, खाकी पतलून थी।
تو اس کے تحت اس کو پکڑ کے اب اس کو فوج کے حوالے کیا گیا ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو۔ تو اس کو ذرا تھوڑا-سا بتائیں گے، ایلیبوریٹ کریں گے پلیز آپ کے آرٹیکل میں جی کہ جو جی حسان، دیکھیں جی، حسان ایک بڑا دلیر بچہ ہے اور وہ بڑا کمیٹڈ ہے، اور اگر وہ اپنی جوانی کے جوش میں اگر اس نے کوئی لہرا دی، اب یہ تو پتلون پتہ نہیں کس کی ہے، لیکن یہ تو بات حقیقت ہے کہ پتلون اتاری تو نہیں تھی، تو اس میں یہ آپ نے کون سا ملک دشمنی کر لی ہے؟ اور اس کی جو سٹیٹمنٹ اس کو جس طریقے سے رگڑا دیا جا رہا ہے، اللہ اس کو قائم دائم کرے۔ یہ جو میں نے اس کو کنیکٹ کیا تھا جی، کہ یہ جو ہماری ایک طرف یہ ایجنگ اور کرپٹ اور بے ایمان لیڈرشپ ہے، اور دوسری طرف اس سارے پروسیس سے دیکھیں جی، میں پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر میں سوچوں تو بہت سا جو لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا جی، جو بلا وجہ وزن خان صاحب نے اپنے ارد گرد اکٹھا کیا تھا، وہ سب جھڑ گیا۔ اب یہ نئی لیڈرشپ، اس میں عمر سرفراز چیمہ لے لیں، اگلے اس میں آرٹیکل میں نے لکھا ہے اب غلام عباس کا بیٹا، اس کا ذہن سے نام نکل گیا، ایڈوکیٹ، یہ جو نئی لیڈرشپ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایمرج ہو رہی ہے، اور یہ بالکل وہ جس کا ہوتے ہیں نا جی، سونا جب بھٹی سے نکلتا ہے تو کندن ہو جاتا ہے جی، تو یہ نئی لیڈرشپ ایمرج ہو رہی ہے جو کہ ملک و قوم کے لیے بہتر ہے حفیظ صاحب اس سے ایک سوال تھا تو نہیں لیکن آپ نے بات جی کی تو میرے ذہن میں آیا۔ جی عمران خان کے خلاف ایک جو بہت بڑی کرٹیسزم آتی ہے اور ان کے قریبی لوگوں سے، دوستوں سے بھی آتی ہے کہ جی یہ مردم شناس نہیں ہے، یہ لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں، اور بار 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 یہ جو 2 نمبر 3 نمبر گھٹیا قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے ارد گرد آ جاتے ہیں اپنی چرب زبانی سے۔ تو جی یہ کہیں ہم آگے چل کے انشاءاللہ تعالی یہ جب پھر آئیں گے، پاور میں آئیں گے، کیا یہ اس جو ان کی صلاحیت نہیں ہے لوگوں کو پہچاننے کی، یہ پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے ارد گرد پھر گدھ اکٹھے ہو گئے؟ شاید ہی یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے جی۔ اب میں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، اور اس کو آپ تھوڑا سا باعث بھی کہہ سکتے ہیں، عمران خان کے بارے میں آپ بھی جانتے ہیں اور جو دوست ان کے قریب رہ چکے ہیں کہ ان میں سیکھنے کی بے پناہ صلاحیت ہے، اور وہ اگر آپ ان کو ان کا ایوالو ہوتے دیکھیں یا ان کا آگے بڑھتا ہوا دیکھیں تو وہ سیکھ کے آگے بہتری کی طرف جاتے ہیں، وہ سیلف امپروومنٹ کے بارے میں بھی سوچتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جب سے وہ سیاست میں پڑے ہیں وہ اتنے مصروف رہے ہیں کہ میرا خیال ان کو ریفلیکٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو جیل میں اب ان کا جو آرام ہے، یہ اگر امید ہے آپ میں ہمارے سننے والے جو ان کو ملتے ہیں ان کے وکلا، تو ان کو یقیناً یہ 4 5 باتیں ہیں جو اور باقی کسی دن اس پہ گفتگو کریں گے، کہ ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی دیکھیں آپ نے کیا کھویا کیا پایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اندر سے نقصان ہوا ہے وہ بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ یہ جو کرپٹ لوگوں نے کیا، کہ ان کی ٹیم جو ہے وہ ایسے گری ہے جیسے کہ سینڈ، وہ دریا ریت بگڑ جاتی ہے جب پانی آتا ہے، تو اس سے وہ سیکھیں گے اور آئندہ کے لیے بہت ہی احتیاط اور سوچ، اور اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں گے جو کہ ان کو اچھا مشورہ دیں گے، اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ ملک کی بہتری کے لیے۔ سر یہ بہت اچھی بات کی ہے۔ بہت سالوں سے لوگ خاص طور پہ جب یہ پاور میں بھی آئے تھے ان کو کہا تھا کہ آپ اپنے ارد گرد ایک 5 6 لوگوں کا کاؤنسل آف ایڈوائزرز بنائیں جو کہ جس طرح امریکی صدر کے پاس ہوتا ہے۔ خیر امریکی صدر کا جو سیکریٹریٹ ہے نا سر، اس کے اندر تقریباً 350 لوگ کام کرتے ہیں، بائی دا وے اتنا بڑا اس کا سیکریٹریٹ ہے۔ اور وہ سینئر لوگ ہوتے ہیں، سٹافرز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، سینئر لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو کہا تھا، وہ بہت مشورے دیے کہ آپ اس طرح کا 5 6، لیکن وہ اعظم خان نے ایسا ان کو جکڑا ہوا تھا کہ وہ کسی کو آگے آنے نہیں دیتا۔ ان کو اسی قسم کے 5 6 لوگ ڈھونڈنے پڑیں گے جو کہ سیلف لیس ہیں، اہل بھی ہیں، کمپیٹنٹ بھی ہیں اپنے اپنے ایریاز میں۔ خاص طور پہ یہ جو 5 6 ہمارے میجر پاکستان کے ایشو ہے، ریفارم کا ایشو ہے، جوڈیشری کا، ہماری عدلیہ، اس کا پولیس بیوروکریسی کا، فوج کا ریفارم، ہماری ایگریکلچر کا، ہماری معیشت کا، ہمارے ٹیکنالوجی کے اندر کیا ان کو کرنا چاہیے،
पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के देखिए जो मिनिस्टर्स होते हैं वो डे टू डे रन कर रहे होते हैं, उनकी प्लेट में भी बहुत कुछ होता है। ये काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स हैं, ये ज़रा बैक सीट होते हैं। ये जब फैसले या प्रोजेक्ट सामने आते हैं वज़ीर-ए-आज़म के सामने या अमेरिका में सदर के सामने, तो उनकी ढोक बजाते हैं इनके काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स और फिर एक मशवरा देते हैं कि इसके ऊपर आप इस तरह करें। बाकी फैसला सवाबदीदी इख्तियार उसका होता है, लेकिन वो ऑनेस्ट एडवाइस होती है, वो सच्ची एडवाइस होती है, वो अहल कॉम्पिटेंट एडवाइस होती है। तो इनको जब तक इस किस्म का एक आर्किटेक्चर अपने इर्द-गिर्द नहीं होगा कि इनकी जो अपनी ज़ाती कमज़ोरी है लोगों को या बातों को समझने के लिए, उन पे सही फैसले करने के, उसका असर जो है वो कम होगा। ठीक कहते हैं। चलिए, सियासत है उसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ट ऑफ द पॉसिबल। जो चीज़ मुमकिन हो आप उसके मुताबिक चलते हैं और उसमें एक उसमें ठहराव, उसमें सोच, उसमें एनालाइज़ करने की कैपेबिलिटी, ये वही कर सकेगा जिसका कोई अपना ज़ाती मफ़ाद ना हो। जब फैसले इस बेस पे किए जाएँ कि इसमें मुझे क्या फ़ैसला है, तो उसमें नुकसानात तो होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं ईशा जी, ही इज़ द बेस्ट होप फॉर पाकिस्तान। आपके पास जो बाकी लॉट आपने इकट्ठी की हुई है, जो सारे, वो तो आज़माए हुए भी हैं, चले हुए कारतूस भी हैं। तो उम्मीद ये करते हैं कि जी ये सारा जो इनको ये अपहीवल से गुज़र रहे हैं और बड़ी सख्तियों से गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला हिम्मत दे, उनको हिफ़ाज़त में रखे। तो मैं भी ये समझता हूँ कि उनको रिफ्लेक्ट करने का बड़ा मौका पड़ेगा मिलेगा। जैसे खबरों में आ रहा है कि बेशुमार पढ़ रहे हैं, तो जी किताबों से तो बड़ा विज़डम मिलता है ना जी, बिल्कुल। और सोचने का मौका मिलता है, तो खैर की उम्मीद है। इंशाल्लाह बहुत। और आप जो कह रहे हैं ना बेस्ट चांस फाइटिंग, मैं तो कहता हूँ बेस्ट फाइटिंग चांस, आप कहते हैं बाकी, मैं एक्चुअली कहता हूँ कि इमरान ये नहीं है कि अंधों में काना राजा जो लोगों का, ऐसी बात नहीं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग है, ये रेयर एक हीरा है जो सदियों के बाद शायद हमें मिला है। एक कायदे आजम मिले थे, कुछ का इलामा इकबाल, लेकिन ये आया है और इनकी कमज़ोरियों के बावजूद ये आदमी जो है ये बहुत बड़ा जायंट है। ये बहुत अज़ीम अज़म का और बड़े पुख्ता ईमान का आदमी है जिसको, और इसका ईमान इसको ड्राइव करता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला की भी मदद इनके साथ है। चलो इमरान साहब को इंशाअल्लाह। शाह थोड़ा जी, इसको, इंशाल्लाह। इस पे मैं 2 बातें गुज़ारिश करना चाहूँगा जी। सर। एक तो ये है कि यकीनन यकीनन और जो उनको जिन्होंने उनको करीब से देखा है, उस बंदे का अज़म, हिम्मत, मज़बूती, ताकत वो हमारे सामने है। दूसरी बात ये है जी कि आपने जैसे कहा कि जी बात कहाँ बढ़ेगी, ये हमारी कौम जो है ना जी, इसके बारे में लोग बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये बड़ी मोहब्बती कौम है। आप देखें जहाँ-जहाँ इन्होंने मोहब्बत की है, इन्होंने मोहब्बत निभाई है, वो कायदे-आज़म हो जाएँ। उसके बाद एक दौर आया था जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, तो उसके साथ इन्होंने बेपनाह मोहब्बत की और उनके साथ जो हशर करने के बावजूद आज भी उनका नाम जो है वो सिक्का राजुल वक़्त है। सिंध चाहे पे कंटेन हो गया कि अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन लोगों ने मोहब्बत की और निभाई। इसी तरीके से ये अल्लाह ताला का एक है कि ये सारा किस्सा होना था। इस वक़्त कौम ने मोहब्बत इमरान से कर रहे हैं और ये मोहब्बत का समर इंशाअल्लाह ये सामने आएगा, देर हो सवेर हो, ये सख्तियाँ कर लें, जितनी मर्ज़ी कर लें। ये जो कमिटमेंट है ना जी, ये हमारे लोग सुच्चे लोग हैं, जब ये मोहब्बत करते हैं तो फिर निभाते हैं। आप वो सस्सी पन्नू से लेके हीर रांझा मतलब ये सारा खित्ता भरा पड़ा है, ऐसे किस्सों से कि ये मोहब्बत करते भी हैं और निभाना भी जानते हैं। सर ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि ये इस तरह की मोहब्बत है और ये टूटेगा, ये जमूद जो है। मैंने कल एक वीलॉग किया, मैं उसका छोटा-सा ज़िक्र आपके सामने पेश करता हूँ। सर ये मैं आपको एक किताब का कवर दिखा रहा हूँ। ये है जी ऑर्डिनरी मैन, आम लोग। ये लिखा है कि जी किस तरीके से आम लोग बहुत अच्छे, कोई कारपेंटर, कोई प्लम्बर, कोई बिजली वाला, कोई दुकानदार, कोई बेकरी में काम करने वाला, बिल्कुल आम लोग, अच्छी ज़िंदगियाँ करने वाले, नेक लोग, कोई कभी कत्ल-ओ-गारत नहीं की। किस तरह उन्होंने
नाज़ी जर्मनी में जब उनको पुलिस में रखा गया, तो उन्होंने किस तरह हौलनाक तरीके से बच्चों और औरतों को मारा, और इनमें जो अफ़सर थे इन पुलिस बटालियन में 160 थी ये पूरे नाज़ी राइख जहाँ-जहाँ थी, जिन मुल्कों पे उनका कब्ज़ा था, उन्होंने मिलकर वो कहते हैं कि जी 60,000 लोगों को इन्होंने गोलियों से मारा, 2 मिलियन 20 लाख लोगों को आमने-सामने करके बाकियों को गैस चैम्बर में मारा। मुझे एक बड़ा खौफ आ रहा है, इसलिए कि उन वो लोग इसलिए मानते थे कि जी हमें हुक्म मिला, या जी हम जर्मनी को बचा रहे हैं, या जी ये जो बच्चे हम मार रहे हैं, ये आगे जाके जो है ना जी ये जर्मनी के दुश्मन बनेंगे। हम जी यहूदियों के खिलाफ हैं, हम कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इसलिए हम इनको मार रहे हैं। कुछ कहा कि जी इसलिए मार रहे हैं कि जी हमारा हम हमें हुक्म दिया गया, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। ये जो बर्बरियत और फैसिज़्म जब इंस्टीट्यूशनलाइज़ हो जाती है किसी इदारे में, जिस तरह हम देख रहे हैं फ़ौज के अंदर, पुलिस में पहले हो चुकी थी, ये जाके अगर इसी तरह ये रहा तो ये तो जाके पूरा मुल्क के जितने अफ़वाज है, जिनके पास बंदूकें हैं, पुलिस, रेंजर, ये वो जिस तरह की ताकत है, ये तो इसी किस्म के वहशी बन जाएँगे, और ये अच्छे लोग हैं। जो वहशी बन जाएँगे। वो किताब का कंक्लूज़न ये कहता है कि हर आदमी में इतना ज़ुल्म और कत्ल करने की सलाहियत है, अगर उसको उस किस्म के मख़सूस हालात के अंदर रखा जाए। ठीक कह रहे हैं शाह जी, इसमें 2 बातें हैं जी। नाज़ी जर्मनी को एक फ़लसफ़ा, एक सोच, एक मोटिवेशन थी, और जो लोग उस रंग में रंगे गए, वो फिर उसको हरफ़े आखिर लेके चलते थे जी। हमारे यहाँ जो इस वक़्त ज़ुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसका मैंने बड़ा बैठ के सोचा है जी। वो हमारे गाँव में या जब भी कोई आपस में 2 ग्रुप लड़ पड़ते हैं, तो वो जब पर्चा दर्ज करता है ना, तो उसमें एक बड़ी अहमियत होती है, वजह अनाद, यानी लड़ाई की वजह क्या है? तो उससे वो मोटिव डिटरमिन होता है कि ये लड़ाई काहे को हुई और किस लिए हुई। तो मुझे इस वक़्त जो हमारे ताकतवर हैं, जिनके पास बंदूक है, उनका नाराज़गी की वजह क्या है पीटीआई के साथ या इमरान खान की ज़ात के साथ, वो मैं अभी तक डिफ़ाइन नहीं कर सका। उस पे बहुत से मैंने पढ़ा भी, लोगों से बातें भी हुई कि ये मोटिवेशन इनको कहाँ से आ रही है। एक तो है कि जी ताकत के हसूल के लिए जो रास्ते में आए उसको ख़त्म कर दें। लेकिन ये जिस तरीके से बर्बरियत हो रही है, जिस तरीके से ये ज़ुल्म ढा रहे हैं, इसमें ज़ाती दुश्मनी में बात को इतना आगे ले जाना मुझे समझ नहीं आता। दूसरी बात ये है कि अगर ये सिर्फ़ ताकत के हसूल के लिए हैं, तो ये ताकत तो बड़ी टेम्परेरी है, बड़ी बड़ी आर्ज़ी है। ये आपको एक दफ़ा लोगों को आप दबा देंगे, तो उसके बाद लोग तो नहीं ख़त्म होंगे। देखें जी, अभी 22 से 26 करोड़ की बात हो रही है। ये बातें लोगों के दिलों में बाँधी गई हैं, और मैं जब लोगों से किस्से करता हूँ, जो सुनता हूँ, जिस तरीके से, और ख़ास तौर से जी, देखिए मरे से मरा आदमी भी होता है ना, जब उसमें गैरत आ जाती है तो फिर वो मरने-मराने पे तैयार हो जाता है। ये घरों में दाखिल हो रहे हैं, ये ख़्वातीन को बेइज़्ज़त कर रहे हैं, ये बहुत ज़ुल्म कर, और इसका मकसद इनका क्या है? क्या एक ये कोई ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स है, जिसका हमें थोड़ा-सा ये गवादर की तरफ से इशारा आया है कि ये मुल्क को घुटनों पे लाना चाहते हैं, ताकि हम हमारे नेबर जो ईस्ट में हैं, उनकी हम अंधी तकलीद शुरू कर दें, ताकि ये वेस्ट के लिए रास्ता हमवार हो जाए, चीन को कंटेन करने के लिए। ये सारी बातें समझने की ज़रूरत है, इनको एनालाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये पागलपन चल क्यों रहा है? मुझे कोई इसकी वजह नहीं। देखें, एक तरफ इकॉनमी जो है आपकी बर्बाद हो गई है। दूसरी तरफ आलम ये है कि गोश्त के भाव पे दाल बिक रही है। तीसरी तरफ पेट्रोल है, जिसके बारे में आगे बात करूँगा, मैंने कुछ एनालिसिस किया, बड़ा मज़े का आया। एक तरफ तो लोग यानी जीने से तंग आ रहे हैं, उनका गुज़ारा नहीं हो रहा, दूसरी तरफ ये अंधी तकलीद कर रहे हैं, सिर्फ़ एक तरफ सारा फ़ोकस किया हुआ है।
آپ بارڈرز کی طرف آپ کی توجہ ہٹی ہوئی ہے، ٹیررزم کے کیسز بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کو ہے کہ جی یہ ہم نے پریویل کرنا ہے، کچھ ہو جائے، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ سر میں اس کے اوپر چند آپ کو اسی کتاب کے اقتصاب سے، بائی دا وے یہ ڈاکیومنٹری نیٹ فلکس پہ ہے اسی نام جی سے، آرڈنری پیپل دا جی فارگوٹن ہولوکاسٹ، یہ 40-50 منٹ کی ہے، ضرور میں لوگوں سے کہتا ہوں، ہمارے جی ناظرین سے، سامعین سے جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، کہ وہ ضرور اس کو دیکھیں کہ ان کو سمجھ آئے۔ اس کا ایک بہت خوفناک کنکلوژن ہے، وہ کہتا ہے کرسٹوفر براؤننگ، وہ کہتا ہے کہ جو بیشتر واس میجورٹی لوگ جو یہ قتل و غارت کرتے تھے، ان کی کوئی آئیڈیالوجیکل کنوکشن نہیں تھی، کوئی ان کی کوئی جس کو کیا کہتے ہیں کہ کوئی کسی وہ ایک فلسفے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں کر رہے تھے، عام لوگ تھے، حکم ملا۔ بلکہ وہ کہتا ہے کہ ان میں سے جب بعد میں پوچھا گیا کہ سالوں سال یہ قتل کرتے رہے، تو ان کو صرف پچھلے 4-5 دن میں جو قتل تھے شروع کے وہ یاد تھے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ کس شہر میں انہوں نے قتل کیا، اتنا ٹراما تھا ان کے مائنڈ پہ، ہیبیچول ہو گئے، روٹین میں ہو گئے، سمجھتے تھے بس یہ ہمارا کام ہے، بغیر سوچے سمجھے کہ اس کی کیا وہ ہے۔ ایک یہ اس کا کنکلوژن تھا۔ دوسرا بڑا اس کا انٹرسٹنگ کنکلوژن تھا کہ جو گروپ ڈائنامکس تھی جس یونٹ کے اندر ایک قتل و غارت ہوتا تھا، وہ اس لیے کرتے تھے کہ اگر میں نے نہ کیا تو میرے جو ساتھی ہیں وہ مجھے چھوڑ دیں گے، تو وہ اس کے ساتھ شامل ہونے میں نہ قتل نہ کرنے کے بھی ارادے سے وہ یہ بچوں کو اور عورتوں کو کرتے تھے۔ چوتھی بات وہ کہتا ہے کہ ان کو سینئر جو ان میں افسران تھے ان کو یہ خوف تھا کہ اگر یہ جنگ ہم نے ہار لی تو بعد میں ہمارا کیا حال ہوگا، اور پانچواں اور آخری ہے سیلف انٹرسٹ ہے، نوکری ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ قسم کے سر محرکات جو ہیں یہ آپ پاکستان فوج میں اس وقت دیکھ رہے ہیں، جو جرنیل ہیں ان کو خوف ہے کہ عمران آئے گا پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے گا، جو جتنے یہ ٹارچر کرتے ہیں بار بار پکڑتے ہیں وہ ان کے لیے روٹین ہو گیا، یہ جاب ہو گیا، یہ کام ہو گیا، وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ یہ غلط ہے صحیح ہے، اخلاقی طور پر صحیح ہے۔ تو یہ اور اپنا پھر نوکری بچانا، اپنے پلاٹ بچانے، اپنی اس کے بعد بیٹا میرا بھی ہے فوج میں، میری بیٹی بھی کہیں ڈاکٹر لگی ہوئی ہے فوج میں، تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ کتاب ان جو سوال آپ نے پوچھے اس کا جواب دیتا ہے۔ مجھے یہ خوف یہ ہے کہ کہیں ہمارے بھی لوگ نا اسی قسم کی سوچ میں، جن کے پاس بندوقیں وہ آ جائیں، اگر وہ آ گیا تو پاکستان کے اندر جو حال ہونا ہے نا سر، کہ کوئی بھی ان کے نظام کے خلاف ہوگا وہ کہیں گے اڑا دو، اور اڑانے والا یا تو روٹین میں مار دے گا، یا کہ ہاں جی یہ دشمن ہے، جیسے وہ کہتے تھے جی جرمنی کے ان کو اڑا دے گا۔ یہ بہت خطرناک اس شاہ کتاب کا جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، دیکھیں نا ابھی پچھلے دنوں یو ایس امبیسڈر صاحب نے ملاقات کی آئی جی پنجاب سے۔ سر میں یہ سمجھتا ہوں جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں اس میں ان کو یہ آئی جی پنجاب کا میں ٹیررسٹ ان چیف زیادہ ہیں، ایک اس طرح کا ایک ان کو مورا مل گیا جو کہ ہر طرف بربریت پھیلا رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے وائس رائے پرانے زمانے میں آ کے آشیرواد دیتا تھا کسی گورنر کو کہ ویل ڈن بوائے، تو یہ اس کو ویل ڈن بوائے کرنے گئے تھے۔ اور اس میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ان کی تائید اور تقلید کرنے کے لیے کہ یہ رسی کے سرے کدھر کو جاتے ہیں، اور یہ بھیانک سینیریو ہے جو کہ ممکنات میں ہے۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جی ملک میں خیر ہو، یہ پاگل پن نہ آئے، اچھا ملک ہے، اچھے لوگ ہیں، اس کم بختی سے ہماری جان چھٹے، بیک ٹو نارمل آئیں۔ اور وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے بھائی، یہ قانون میں لکھا ہے، کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے، الیکشن کراؤ، جو آئے۔ باقیوں کا دیکھیں، کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو آئے گا وہ اس وحشیانہ طریقے سے نہیں، کیونکہ وہ لوگوں کے ووٹ لے کے آتا ہے، وہ ان کو جواب دہ ہو، یہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے نا جی۔ اور یہ آپ ایک بہت خوفناک سین آپ کر رہے ہیں، اور یہ ممکنات میں شامل ہے۔ صرف اللہ سے دعا ہے کہ اس طرف نہ جائے، یہ ملک بچ جائے۔
ٹھیک ہے سر، یہ ملک بچانے کی بات پہ آئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو جمود ہے یہ کسی طریقے سے ٹوٹے گا؟ یہ جو لائرز موومنٹ چل پڑی ہے، مہنگائی کا جو پریشر لوگوں پہ آ گیا ہے، شاید کچھ خوف کم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کا، آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ اچھا صاحب دیکھیں، جو ریالٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سائنس کے اصول جو ہے نا جی، وہ بہرحال ہر جگہ پریویل کرتے ہیں. کہ وہ انگریزی میں اس کی جو فزکس کی ہے کہ نیچر ایبھورس ویکیوم. جب آپ بالکل ہی کسی چیز کو خالی کر دیتے ہیں نا جی، تو پھر اس میں کہیں نہ کہیں سے داخل ہو جاتا ہے. اس وقت یہ ایک مورل ویکیوم، ایک فزیکل ویکیوم، ایک اکنامک ویکیوم آ رہا ہے، جس کو یہ اس غبارے کو پھیلاتے جا رہے ہیں. یہ پھٹنا ہے. شاہ جی لاجک کو ڈیفائی کرتی ہے یہ بات کہ آپ ایک طرف ہی دبا کے رکھیں اور ہر چیز کا مسئلہ ڈنڈا کے پاس حل ہو، ہر چیز کا حل جو ہے وہ ڈنڈا ہو، تو وہ کتنی دیر تک اس کو پرولونگ کر لیں گے. دیکھیں یہ آپ کہہ دیں کہ پنجابی نہیں کھڑا ہوتا کرتا نہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے کہ پنجابی بھی تو انسان ہے نا جی. جب آپ کو اس کا کھانا پینا جینا رہنا مرنا سب مشکل ہو جائے گا، تو وہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوگا. یہ آج نہ ہو، 15 دن کے بعد ہو، اس کو ٹائم لائن نہیں کر سکتے. لیکن یہ جمود جو ہے، اس کو سب سے بڑی جو اس میں مصیبت کھڑی ہو رہی ہے کہ اس جمود کی وجہ سے آپ کی معیشت مر رہی ہے، اور اس کو سسٹین کر زندہ رہنے کے لیے جو اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں ہو رہی. شاہ صاحب یہ اس طریقے سے آپ قرض پکڑ کے دکڑ کے کوئی اپنے لیے کوئی وہ جو اپاہج کو کتنی دیر لوگ کندھوں پہ لے کے پھریں گے. یہ ساری فیل گڈ جو آ رہی ہیں جی کہ 25 بلین یہاں سے آ رہا ہے فلاں آ رہا ہے، لوگ دیکھیں گے کہ ہم پیسہ کہاں کر رہے ہیں، اس کو انہوں نے کنویں میں تو نہیں پھینکنا. تو یہ اکنامک ریالٹیز جو ہیں یہ جیسے جیسے اور شدت اختیار کریں گی، ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ یار اس بات میں آگے کیسے بڑھے. یہ ٹھیک مسلسل جاری نہیں رہ سکتی شاید. ٹھیک ہے سر، تو تاریخ ہمیں ویسے بتاتی ہے کہ انہوں نے تاریخ سے نہیں سیکھا، چار ڈکٹیٹر نے نہیں سیکھا، باجوے نے نہیں سیکھا، عاصم لگتا ہے نہیں سیکھ رہا، ایسٹ تو پاکستان سے شاہ جی پھر نہیں جو سیکھا۔ نہیں سیکھتا اس کا پھر حشر بھی تو آپ نے دیکھا ہے. تاریخ میں ہاں بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ جو نہیں سیکھتے وہ پھر اسی طریقے سے برباد بھی ہوتے. بالکل سر. تو جی حفیظ صاحب آج کے نشست کو یہاں ختم کرتے ہیں، ریپ اپ لاسٹ کامنٹ دیں، پھر ہم انشاءاللہ اگلی جی نشست میں شاہ جی، ملاقات مجھے ایک بات کی بڑی شدت سے احساس ہے. ابھی 10ویں سالگرہ ہوئی ہے ہانگ کانگ کے یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی تھی، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے جو لوکل کاؤنسل یا کاؤنسل جنرل ہے ہانگ کانگ میں، اس BRI جو کہ چین نے ہم میں 40 سے 50 بلکہ کہتے تو ہیں 60 بلین تک انہوں نے انویسٹ کرنا ہے اور بہت سارا کر دیا ہے. ایک طرف ان کو وہ عزت دے رہے ہیں، دوسری طرف جہاں پہ انہوں نے سب کچھ تردد کر کے کیا ہے وہاں پہ آپ نے ایک بڑا ویل آرکیسٹریٹڈ رکھا ہے بلوچستان US امبیسڈر کا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں ان پہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں. اندھی تکلیف میں ہم ملک کا نقصان تو نہیں کر رہے. تو یہ ایک چیز ہے جس پہ بہت سا سوچنا پڑے گا. اس پہ آئندہ انشاءاللہ بات کریں گے. بالکل کریں گے. آپ نے وہ ایک کیلکولیشن چلیے. کی ہے پیٹرول کی، وہ ذرا بتا دیں. ہاں ہاں شاہ جی، بڑا مزہ ہے. میں نے ایسے ہی دیکھ رہا تھا کہ جو اس وقت اب 330 کے آگے پیچھے جو پیٹرول بک رہا ہے، اگر امریکہ میں پیٹرول لیٹر میں نہیں بکتا، وہ گیلنز میں بکتا ہے. تو اگر آپ اس کو گیلنز میں لے کے جائیں تو وہ روپوں میں بنتا ہے 1440. اور اس وقت اگر امریکہ کی ایوریج لیں تو وہاں پہ بک رہا ہے روپوں میں، اگر گیلن کریں تو وہ 1000 روپے کا. یعنی ہم امریکہ سے 440 روپے زیادہ ایک گیلن کا دے رہے ہیں، جبکہ آپ کی جو فی کس آمدن ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کی $1500 ہے. وہ بھی شاید اب پتہ نہیں وہاں پہ رہی ہے کہ نہیں. اور امریکہ میں فی کس آمدن جو ہے وہ $64,000 فی کس ہے. ہم، تو ہم، ہم۔ ان کی ایبلٹی دیکھے اور ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے شاہ جی، یہ بہت سخت ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات. بہت شکریہ. بالکل صحیح. امام علی کا قول ہے کہ ظالم کے ظلم کی حد ظلم کے سہنے والے کی
قوت برداشت تک ہے. جب وہ قوت برداشت ختم ہو جائے گی تو ظلم ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ حفیظ صاحب. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو، سب کو حفظ و امان میں رکھے. سننے آمین دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. حقیقی آزادی کی جو جنگ لڑنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. جو اس جنگ میں شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. عرش شریف ذل شاہ. اور بہت جو سینکڑوں بیچارے مارے گئے ہیں اور جو بیچارے قید میں ہیں، ٹارچر میں ہیں، خواتین خاص طور پر عمران ریاض خان اور عمران خان، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے. عمران باہر نکلے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہو اور ایک اچھا پھلتا پھولتا پاکستان ہم دیکھیں. اگلی نشست تک اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. آمین اللہ حافظ. ثم آمین. سوما. شکریہ جی.